ओके देव, सो पिछली बार हमने क्या किया था? क्या किया था पिछली बार? बताओ बताओ बताओ। नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू किया था। हाँ, पिछली बार अब हम सारे के सारे हम क्लासिफिकेशन खत्म कर चुके हैं, जो जो एक्सपेंडिचर की होती है, जो जो रेवेन्यू की होती है। उसके बाद हमने टैक्सेबल रेवेन्यू, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू को डिटेल में डिस्कस कर लिया, उनके सब हाँ पार्ट्स हमने पूरे कर लिए हैं। हाँ। राइट। अब आज की क्लास के अंदर हमको क्या करना है? आज की क्लास में हमको तीन तरह के जो डेफिसिट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया कि जो डेफिसिट बजट है वो कौन सा होता है? व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर, व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर, इज लेस देन आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे तेज बोलो। व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर इज लेस देन। लेस देन डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कमी। अच्छा, मोर देन मोर देन होगा फिर उसमें। बजटरी रिसिप्ट। राइट, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है आने वाले टाइम में एस्टिमेटेड, और जो रेवेन्यू आने वाला है वो कम है आने वाले टाइम में। ओके। हाँ, तो बजटरी एक्सपेंडिचर जब बजटरी रिसिप्ट से ज्यादा होगा तो हमने कहा वो क्या होता है? हमारा डेफिसिट बजट। वो होता है हमारा क्या? डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। ठीक है। अब बजटरी एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं, हमने कहा था क्या? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह बजटरी रिसिप्ट्स में भी दो आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं सिर्फ, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा मेरा रेवेन्यू डेफिसिट। वो क्या होगा मेरा? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया क्या? कि मेरे रोज के खर्चे अगर रोज की रेवेन्यू से ज्यादा हैं, अगर मेरे आने वाले साल में एस्टिमेटेड रोज के खर्चे, ठीक है, एस्टिमेटेड रेकरिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? एस्टिमेटेड रेकरिंग रेवेन्यू से। तो वो क्या कहलाता है? सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। राइट। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है आज, यही पढ़ना है आज हमें। सबसे पहले पढ़ना है क्या? कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है देव। हाँ, सो मैंने तुम्हें बताया रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है क्या। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। हाँ। हाँ, तो हमने कहा कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना ज्यादा है वो हमें बताता है क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ, ठीक है भाई। अब हमें पढ़ना है कि भाई अगर हमारी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर हमारी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर फेब्रवरी के अंदर जो बजट हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है, उस गवर्नमेंट बजट के अंदर दिख रहा है, गवर्नमेंट ने ये अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है कि आने वाले साल में एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है रोज का, और रोज के रेवेन्यू कम होने वाला है। ठीक है। यहाँ हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑल राइट। हाँ, तो रेवेन्यू डेफिसिट की अगर सिचुएशन है तो उससे हमें क्या पता लगता है देव? अगर हमारी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन है, उससे हमें क्या क्या बातें पता लगती हैं? सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगती है कि भाई अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब हमारी कंट्री में जो रोज का पैसा आने वाला है, जो रोज का पैसा आने वाला है,
वो रोज के होने वाले खर्चों से ज्यादा है या कम है? बताओ। ज्यादा है, ज्यादा है। रोज, फिर से बोलो, फिर से। अगर हमारी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब क्या है कि रोज का होने वाला खर्चा रोज के रेवेन्यू से कम है या ज्यादा है? रोज के होने वाले खर्चा। रोज का होने वाला खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? हाँ। हाँ। रोज के होने वाले रिसिप्ट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है। सो इसका मतलब सबसे पहली इंप्लीकेशन हमें रेवेन्यू डेफिसिट से क्या पता लग रही है, वो ये पता लग रही है कि रूटीन एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी देना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, पेंशन देना, उसके अलावा सब्सिडीज देना, सो रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट is more than routine revenue receipts। ठीक है। हाँ। ओके। हम्म। सेकंड, अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ। अगर हमारे घर पे किसी तरह की कोई इनकम ना आए कभी, ठीक है, अभी हाँ। जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, हाँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इनकम नहीं हो पा रही है, ठीक है, किसी हम्म। ना किसी वजह से इनकम रुकी हुई है। हम्म। अब उस टाइम पे लोग अपना घर कैसे चलाते हैं? जो अपनी सेविंग्स होती है। अपनी। सेविंग। तो अगर हमारे पास रोज की इनकम रोज के खर्चों से कम है, रोज के खर्चे ज्यादा हैं और रोज की इनकम कम है, तो सरकार भी क्या करेगी? यूज ऑफ सेविंग्स। वो क्या करेगी? यूज ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स। तो सरकार अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालेगी, और जब सेविंग्स में से पैसा निकालते हैं तो सेविंग्स क्या हो जाती हैं? कम। कम। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिस सेविंग्स। ऑल राइट। यस सर। ओके, तो ये थी दूसरी इंप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, अगर सेविंग्स भी खत्म हो जाती है इंसान, तो इंसान क्या करता है? बताओ बताओ। सेविंग्स के बाद। उधार लेगा, हाँ। है ना? वो क्या करेगा? बोरो करेगा। हम्म। बोरो करने से पैसा आ जाएगा, है हाँ। ना? और पैसा जो बोरो करके आएगा, उस पैसे से वो अपने डेली नेचर के खर्चे, अपनी डेली जरूरतें पूरी करेगा। हाँ। ठीक है। अब सरकार के केस में भी यही होगा। जब एक टाइम के बाद सेविंग्स भी नहीं होगी इतनी, तो सरकार क्या करेगी? लोन लेके। लोन या लेगी, बोरो करो। बोरो करेगी। अच्छा, बोरो करने का मतलब पैसा आ रहा है, हाँ। पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है? रिसीव। और बोरोइंग्स से, बोरोइंग्स कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट है ना? तो हाँ। इसका मतलब अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज करेगी, यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, टू इंकर रेकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर, रेकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। मतलब देख रहे हो कैसी प्रॉब्लम हो गई है ये? अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट अगर सरकार करती है, मतलब अपने असेट्स बेचती है, तो भी पैसा आता है, वो कौन सी रिसिप्ट होती है? वो होती है रेवेन्यू रिसीव। हाँ, नहीं, वो भी कैपिटल ही होगी। वो भी कैपिटल ही तो होगी। हाँ। तो अब ये सिचुएशन आ गई है रेवेन्यू डेफिसिट से, हमें ये पता लग रहा है कि भाई सरकार को अपना रेवेन्यू डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसिप्ट्स की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हाँ। अच्छे से? हाँ। ओके। हम्म। ओके। हाँ, ठीक है भाई। अब जब सरकार अपने कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज करती है,
ठीक है। अब जब सरकार क्या करती है, अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज करती है और ज्यादा से ज्यादा खर्चे करने के लिए, उसकी वजह से होता क्या है कि, और सरकार बोरोइंग्स करती है, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि कंट्री में क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसका जो एक और इम्प्लीकेशन होगा वो क्या होगा, इन्फ्लेशन, एंड यू कैन से एंड बर्डन ऑफ लोन, राइट। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है और लोन का बर्डन भी बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन कैसे हो जाता है, मान लो सरकार ने नोट प्रिंट करवा लिया है आरबीआई से। अब नोट प्रिंट करवाने के बाद होगा क्या ना कि भाई जो आरबीआई है वो नोट तो दे देगा प्रिंट करके। अब अगर लोगों के पास नोट आ गए, लोग खर्चा करेंगे बहुत सारा। अब लोग जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता है, चीजें कम पड़ जाती हैं, राइट। लोग खर्चा कर रहे हैं, सामान है नहीं मार्केट में। अब जब लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, सामान कम है, तो सामान महंगा होगा सस्ता होगा, महंगा हो जाएगा। तो महंगाई का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन। ऑल राइट। तो एक ये इम्प्लीकेशन हो गई। सो मेन तो हमारे यही इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कह रहा हूँ, मेन तो हमारे यही इम्प्लीकेशन थी, ठीक है। इसके अलावा एक इम्प्लीकेशन जो आप और लिख सकते हो वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है, एक वार्निंग सिग्नल, खतरे की घंटी, कि भाई देख लो अभी भी टाइम है, किसी तरह से संभल जाओ। ऑल राइट, ठीक है। तो अब इसको रीड करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। फिर वो कह रहे हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन के अंदर अगेन सबसे पहले तो वो यही कह रहा है कि भाई अपना ही रेवेन्यू इतना नहीं है कि वो अपने खर्चों को पूरा कर पाए। ओके, उबासियां लेनी बंद करो। ओके, इम्प्लीकेशन के अंदर वही सारी चीजें कह रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि इनेबिलिटी पता लगती है, ओके। दूसरा कि अपनी सेविंग्स यूज करेगा दूसरे सेक्टर्स की। फिर गवर्नमेंट अपना कैपिटल रिसिप्ट्स को इस्तेमाल करती है अपने इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। थर्ड, जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार करती है उससे क्या होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, सॉरी फोर्थ, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। हायर बोरोइंग से क्या होता है, बर्डन बढ़ जाता है, राइट। और पांचवा, सरकार को ये वार्निंग सिग्नल होता है कि या तो खर्चे कम कर दो या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा दो। ऑल राइट, ओके, ठीक है। ये तो हमने बात करी किसकी, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं सोर्सेज टू फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट। किस तरह से भाई अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जाए। अब देखो, अगर तुम्हें ये डेफिसिट कम करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो खर्चे कम कर दो या फिर रेवेन्यू बढ़ा दो, है ना। तो अब भाई अपने रोज के खर्चे जो सरकार कर रही है, तो उसके पास एक तरीका तो क्या है, टू रिड्यूस अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। एक तरीका तो क्या है, टू रिड्यूस अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, इतनी इतनी पेंशनें दे रहे हो तुम एम्प्लॉयज को, सरकारी एम्प्लॉयज को, वो कम कर दो, राइट। जो चीजें लोग खरीदने के काबिल हैं उन चीजों के ऊपर सब्सिडी देनी जो है वो भी क्या करो, कम कर दो। ओके, ठीक है। दूसरा, अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सी रिसिप्ट्स आती थी,
revenue receipt में बताओ। मतलब अरे हमने पढ़ा था ना रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आता है, हाँ टैक्सेबल रेवेन्यू, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, ये सब पढ़ा नहीं था भाई? हाँ 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 तो वही तो बताना था, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर बोलो ना कि टैक्सेबल रेवेन्यू आता अच्छा वो बता। है ना? तो अब अगर सरकार को अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम करना है तो टैक्स बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? टैक्स कम करना चाहिए। कम नहीं करना चाहिए। बढ़ाना चाहिए बढ़ाना। बढ़ाएगी तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना। हम्म, अच्छा, अब टैक्स बढ़ा दिया तो गरीब को भी तो नुकसान होगा उससे। तो टैक्स हर चीज पे बढ़ाना चाहिए या सिर्फ लग्जरी गुड्स पे बढ़ाना चाहिए? सिर्फ लग्जरी पे। लग्जरी पे। टू रेज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स एंड ऑन हायर इनकम पीपल हम्म, एंड ऑन पीपल विथ हायर इनकम। ऑलराइट। हाँ और थर्ड कह सकते हो टू रेज नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। मतलब अब जैसे याद है अभी पिछले साल हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो दोबारा से हुआ है और चालान बढ़ गया है हर चीज पे, हाँ हाँ है ना? तो वो क्या है, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू हाँ है ना? तो चालान का प्राइस बढ़ा दिया तो नॉन टैक्सेबल हाँ रेवेन्यू है, वो बढ़ गया। हाँ तो अल्टीमेटली दो ही तरीके हैं उसके, दूसरे के हमने दो पार्ट्स बना दिए। एक तो क्या है कि भाई एक्सपेंडिचर कम कर दो हाँ, और रेवेन्यू बढ़ा दो। बढ़ा दो। ऑल राइट। तो हम्म, अगर रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो उसके यही दो तरीके हैं। ठीक है। ओके सो वही वो कह रहा है, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। एक मिनट। हम्म। अननेसेसरी खर्चे कम कर दो और हम्म, लग्जरी गुड्स पर और हायर इनकम पीपल के ऊपर जो है टैक्सेस को बढ़ा दो। हाँ ऑल राइट, इतनी बात समझ में आई हाँ अच्छे से? हाँ चलो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा क्लास का, मैं कहूंगा इस चैप्टर का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। हम्म, अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट समझ आ गया तो सबसे बढ़िया है, ठीक है? मतलब रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है। हम्म। अब मान लो हम्म, तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है ₹100। हम्म, ये चलो इसको एक अच्छा सा उसमें बना लेते हैं, एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारा है ₹100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तुम्हारा लेट से ₹50। टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना हो गया? 150। 150। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो हैं तुम्हारी वो है ₹100। हम्म, ओके। हम्म, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो है तुम्हारी ₹100। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 200। क्या हमारा बजट डेफिसिट में है या सरप्लस में है? हमारा बजट अभी सरप्लस में है। कैसे पता लगा?
रेवेन्यू रिसिप्ट, वो जो रिसिप्ट है वो ज्यादा है। टोटल रिसिप्ट जो है। हाँ वो ठीक तो। है, तो तुमने कहा कि भाई टोटल बजटरी रिसिप्ट्स, टोटल बजटरी receipts are rupees 50 more than total budgetary expenditure. हम्म, This implies that जो बजट है वो क्या है, सरप्लस बजट। ठीक है, हाँ। ओके। अब होता है मेन पार्ट शुरू। अब एक बात बताओ, जो बोरोइंग्स हैं, उधार जो लेते हैं, उधार लेते हैं, वो रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू होता है। ठीक है, कौन से रिसिप्ट होता है वो, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट होता है। अब सिंपल सी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास 70 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, राइट? हाँ। तुम्हारे पास 70 रुपए, मेरे पास 100 रुपए हैं। बराबर। हाँ। किसके पास ज्यादा है? आपके पास। मेरे पास ज्यादा है। हम्म, मेरे पास जो 100 रुपए हैं उसमें से 50 रुपए उधार के हैं, राइट? मेरे पास जो 100 रुपए हैं उसमें से 50 रुपए उधार के हैं। हम्म, ठीक है। ज्यादा अच्छी पोजीशन एक्चुअली में पैसों के मामले में तुम्हारी है या मेरी है? मेरी। क्यों? क्योंकि उसमें आप में 50 तो उधार के ही हो गए थे। तो मेरे पास अपने कितने हैं? 50। 50। और तुम्हारे पास अपने कितने हैं? 70। तो मतलब अगर मेरी एक्चुअल पोजीशन जाननी है, हम्म, तो जो मैंने उधार लिया है वो उधार का पैसा हटा के मेरे को अपने पैसे बताने चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है। अगर कंट्री को अपनी एक्चुअल पोजीशन दिखानी है, हाँ। तो तुम्हें नहीं लगता कंट्री को भी अपना उधार हटा के बताना चाहिए? हाँ। उधार लगा लगा के तो तुम कितना ही रेवेन्यू बढ़ा लो, लेते रहो उधार, हाँ। रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, तुम्हारा बजट सरप्लस में रहेगा हमेशा। हाँ। तो जब तक मैं इस कैपिटल रिसिप्ट में से रेवेन्यू अलग नहीं कर देता, सॉरी बोरोइंग्स अलग नहीं कर देता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे को सही पोजीशन नहीं पता लग रही अपनी, हाँ। है ना? हाँ। अब मान लो कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट है इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स बोरोइंग्स ऑफ ₹70। इसमें कितनी बोरोइंग्स हैं? 70। 70। अभी तुमने जो फॉर्मूला लगाया था, ये चलो फॉर्मूले को मारो गोली। हम्म, अब अगर 70 रुपए की बोरोइंग्स का हिसाब लगा के चलो, हाँ। ओके, हाँ। तो मुझे बताओ हमारा बजट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, और अगर डेफिसिट में है तो कितना डेफिसिट में है? सिंपल, कोई नॉर्मल कैलकुलेशंस करना। अच्छा। अगर तुमने ये पार्ट बता दिया ना, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया और कॉन्फिडेंस अलग आएगा। अगर सीधा थियरी से पढ़ाता, वो तो नोट्स के अंदर दी हुई है, बुक्स के अंदर दी हुई है, हर जगह दी हुई है थियरी। ठीक है, अभी हम्म, सोच के देखो, 50 रुपए टोटल रेवेन्यू तुम्हारा ज्यादा आ रहा था टोटल एक्सपेंडिचर से, हाँ। ओके। हम्म, पर अभी तक खास बात क्या थी कि रेवेन्यू में 70 रुपए बोरोइंग्स के भी इंक्लूडेड थे। हाँ। वो 70 रुपए अब बोरोइंग्स के इंक्लूड नहीं है। अब वो 70 रुपए बोरोइंग्स के इंक्लूड हमें नहीं करने। तो अगर वो 70 रुपए की बोरोइंग्स हटा देंगे तो हम्म, तुम्हारा क्या कम होगा, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? मेरा एक्सपेंडिचर। अरे 70 रुपए रेवेन्यू, 70 रुपए बोरिंग्स जब करी थी तो उससे क्या रेवेन्यू आया था, एक्सपेंडिचर हुआ था? जब 70 रुपए उधार लिए थे तो पैसे आए थे, गए थे? आए थे। आए थे। तो हम उस उधार के पैसे को हटा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं? हटा दे। हटा रहे हैं ना। हम्म, तो 70 रुपए किस में से कम होंगे, रेवेन्यू में से कम हो जाएंगे। हाँ रेवेन्यू से कम आ गया। अब रेवेन्यू कितना बन जाएगा?
जो कैपिटल रिसिप्ट अभी 100 रुपीज की है उसमें से 70 रुपए हटा दोगे तो कितने बचेंगे? 30। और टोटल बजटरी रेवेन्यू कितना हो जाएगा? टोटल बजटरी रिसिप्ट कितनी हो जाएगी? 130। 130। हाँ तो बोलो ना, ये इतनी छोटी, अरे देव यार, 12th क्लास में हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी छोटी छोटी चीज पे अटकोगे तो। टोटल बजटरी रिसिप्ट कितनी हो जाएगी? 130। हाँ। और टोटल बजटरी तो मैं कह सकता हूँ टोटल बजटरी रिसिप्ट, टोटल बजटरी रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या? बोरो। बोरोइंग। कितनी है? 70। अरे 130 भाई। नहीं, मैं बोरिंग बता रहा हाँ, टोटल बजटरी रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स कितनी हो गई? हूँ। 130। 130। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर कितना है? 150। अब सरप्लस है बजट या डेफिसिट है? ये है। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर कितना है? 150। सरप्लस है। सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है डेफिसिट देव? होगा। डेफिसिट होगा। अच्छा, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट में जब ये टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। हाँ, तो अब हमारा क्या है? डेफिसिट आ रहा है। कितने का डेफिसिट आ रहा है? 20। ₹20। मतलब अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो वो तो क्या है? सरप्लस में है। हाँ। बट अगर मैं उधार हटा के बात करूं तो एक्चुअल पोजीशन सामने आ रही है, वो क्या है? ₹20 का। ₹20 का क्या है ये? डेफिसिट बजट। डेफिसिट है। ये जो ₹20 का डेफिसिट है, ये ही डेफिसिट कहलाता है क्या? फिस्कल डेफिसिट। ये क्या कहलाता है? फिजिकल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। समझ में आई बात? हाँ। तो फिस्कल डेफिसिट अगर देखो, सीधा लिखवाने को यार मैं फॉर्मूला लिखवा देता, मेरा कुछ नहीं जाता, बट समझना है। हाँ। आने वाले साल में, आने वाले साल में सरकार को लग रहा है कि उसका ₹150 का खर्चा होने वाला है, ₹200 का रेवेन्यू आने वाला है। हम्म। ठीक है, पर हाँ। ₹200 के रेवेन्यू में ₹70 की तो बोरोइंग्स है। हाँ। ओके, तो सरकार ने कहा उसको हटाकर भी तो एक डेफिसिट या सरप्लस देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हाँ। सरकार ने देखा ₹20 का डेफिसिट आ रहा है भाई। हम्म। तो ये जो डेफिसिट है, इट इज नोन एज दी फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट। ओके, हम्म। ठीक है। हाँ, अब एक बात सोचो। हम्म। 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 तुम साल के स्टार्टिंग में हिसाब लगाने बैठे, हाँ। तुमने देखा कि तुम्हें ₹70 की ये जो सामने लिखा हुआ है, तुमने यही देखा, ये मान लो ये सरकार का नहीं है, तुम्हारी कंडीशन है। आने ठीक वाले है। साल में तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ₹150 का खर्चा होने वाला है। हम्म। ठीक है, आने वाले हफ्ते में मान लो। हम्म। और आने वाले हफ्ते में तुम्हारा ₹200 का तुम्हारे पास रेवेन्यू आने वाला है, हम्म। इंक्लूडिंग ₹70 ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है। ₹70 का उधार लेने का मिलाकर तुम ₹200 कमाने वाले हो। ठीक है। इसका मतलब तुम्हें लग रहा है आने वाले हफ्ते में तुम्हारे पास ₹50 आएंगे ज्यादा और खर्चा होगा कम। हम्म। ये तो तुमने एस्टिमेट किया है। ये जो बोरोइंग ₹70 की है, ये कौन सी बोरोइंग है? एस्टिमेटेड बोरोइंग है ना? हाँ। अब दिमाग लगा के बताओ, अगर तुम्हें पता है कि तुम ₹50 तुम्हारे पास बच जाएंगे, हम्म। एस्टिमेटेड ₹70 का उधार लेने के बाद तुम्हारे पास अल्टीमेटली ₹50 बच। बच जाएंगे, तो क्या तुम ₹70 का उधार लोगे? नहीं। मतलब कभी ऐसा सुना है किसी इंसान को उधार लेके पैसा घर पे रख लिया? नहीं।
उधार क्यों लेता है इंसान? जब पैसे कम होते हैं। पैसे कम होते हैं खर्चा करने के लिए, है ना? हाँ। ऐसे कभी लेता है कोई इंसान की चलो यार पैसे उधार लेके घर पे अलमारी में रख लेता हूँ? नहीं। तो तुमने हिसाब लगाया कि अगर मैं 70 रुपए का उधार लूंगा तो हम्म, मेरे पास 200 रुपए होंगे हाँ। और 150 का खर्चा होगा। हम्म, मतलब 50 रुपए मेरे पास खाली पड़े होंगे, हाँ। है ना? 50 रुपए तो मेरे पास खाली पड़े होंगे। हाँ। खाली पैसे का अचार डालोगे? नहीं। इससे बेटर क्या होगा कि उधार कितने रुपए का लो? 20। एग्जैक्टली exactly. इससे बेटर क्या होगा, उधार कितने रुपए का लो? 20। तो मतलब तुम्हारी एस्टिमेटेड बोरोइंग कितनी थी? तुम्हारी एस्टिमेटेड बोरोइंग कितनी थी? 70। एस्टिमेटेड बोरोइंग थी तुम्हारी ₹70। हम्म, बट एक्चुअली में तुमको कितना बोरो करना पड़ेगा? 20। और अभी तुमने फिस्कल डेफिसिट का आंसर क्या निकाला? 20। इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं। अच्छा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को कहीं पर बोरोइंग्स बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कौन सी बोरोइंग्स हैं? ये एक्चुअल बोरोइंग्स की बात हो रही है। ठीक है। ओके, कोई नहीं बताता ये बात, ठीक है? सीधा बच्चों को बता देते हैं कि ये 20 रुपए बोरोइंग्स है। कैसे है, क्यों है, नहीं बताते। इसको इस तरह समझ के करोगे ना, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक है ये, हम्म, ठीक है? सिर्फ अपने आप से एग्जांपल लेके समझना है इसको, अपने ऊपर चीजों को लेकर समझना है। ठीक है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिस्कल डेफिसिट का देखो, ये हमने क्या पता लग गया कि बोरिंग्स क्यों कहते हैं। हाँ। इसलिए पहली क्लास से, आज 5th क्लास है गवर्नमेंट बजट की, हाँ। सेकंड क्लास में पढ़ाना शुरू किया था ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तब से बोल रहा हूँ एस्टिमेटेड 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 वर्ड की रेलेवेंस। अब समझ में आया एस्टिमेटेड की रेलेवेंस क्यों है इतनी? हाँ। क्योंकि भाई अगर हिसाब लगाते टाइम तुम 70 रुपए का उधार लगा रहे हो, ठीक हम्म, है, और अल्टीमेटली देख रहे हो कि तुम्हारे पास 50 रुपए बच जाएंगे, तो भाई 50 रुपए बचाने क्यों है? बेफालतू में लोन लोगे, उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। हाँ। इससे बढ़िया भाई 20 रुपए का उधार ले लो, 50 रुपए जो बचने वाले हैं वो यहाँ पे लगा दो। हाँ। ओके, तो हाँ। फिस्कल डेफिसिट टेल्स यू अबाउट द एक्चुअल बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट टेल्स यू अबाउट द एक्चुअल बोरो। एक्चुअल बोरोइंग्स। तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला तो ये बन गया, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसिप्ट हाँ। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम्म। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हाँ। माइनस टोटल बजटरी रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? रिवेन्यू रिसीव प्लस रे- कैपिटल। पर कैपिटल रिसिप्ट क्या पूरी आएंगी? नहीं। उधार हटा के आएगी। हाँ, उधार छोटी सी। हटा के आएगी तो हम कह सकते हैं उसको नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ओके। यस सर। ओके, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई हाँ। अच्छे से? हाँ। ओके, और ये जो मैंने लिखा है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट मतलब इस ये जो पूरी इमेज है ये तुम्हारे साथ में शेयर कर लूंगा, ठीक है? ठीक। ओके, सो ये हमको समझ में आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, तुम कह लो आज की क्लास का। थोड़ी सी आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है, बट वो एक फ्लो में हाँ। कराना जरूरी है, ठीक है? वो फ्लो टूट जाएगा वरना। मैंने जान पूछ के आज तीनों डेफिसिट्स रखे हैं सो दैट इतनी अच्छी तरह क्लियर हो जाए तीनों में डिफरेंस, कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट में वो क्या कहता है। Fiscal deficit refers to excess of total expenditure over total receipts excluding बोरो। borrowings during the given fiscal year. उसके बाद देखो ये वही तीन चीजें लिख रहा है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सेकंड और थर्ड फॉर्मूला भी वही है जो हमने अभी बात करी। हाँ।
इतनी बात अच्छे से समझ में आई? हाँ। ओके, अब बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की क्या इम्प्लीकेशन है, क्या पता लग रहा है हमको फिस्कल डेफिसिट से? ओके, यस सर। तो चलो अब इसकी बात करते हैं। हम्म, अब मैंने तुम्हें बताया हम्म। कि भाई फिस्कल डेफिसिट से हमें ये पता लग जाता है कि भैया एक्चुअली में हमें उधार लेना, हमें जो है कितना उधार लेना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट टेल्स अस, अब देखो हमने इतनी अच्छी तरह ये समझा है ना, देखना इम्प्लीकेशन में हमें कितना कम टाइम लग, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि फिस्कल डेफिसिट से हमें ये पता लग जाता है सरकार को एक्चुअली में कितना उधार लेने की जरूरत हाँ। है। ओके, तो अब जब हमें ये पता लग गया कि सरकार को एक्चुअली में कितना उधार लेने की जरूरत है, एक मिनट, implications of अब हमें पता लगता है फिस्कल डेफिसिट से कि भाई हाउ मच it tells us how much government has to borrow. ओके, यस सर। अब भाई जब हम उधार लेते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था किसी भी लोन के ऊपर एक क्या होता है, प्रिंसिपल, हम्म। और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर हमने लाख रुपए का लोन लिया एट 10% पर एनम, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो है इंटरेस्ट। होता क्या है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, और ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी भी घर पर सुना हो आपने, लोन लेने की बात कभी होती हो किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, तो बंदा किस चीज से घबराता है, लोन से या उसके ऊपर लगने वाले ब्याज से? इंटरेस्ट से। एग्जैक्टली, क्यों घबराता है इंसान इंटरेस्ट से? बिकॉज वो बार बार जाता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो। प्रिंसिपल अमाउंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भैया, वो तो क्या है, जितने का यूज किया उतने का खर्चा करा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है इंसान को। इंसान को प्रॉब्लम है जो वो एडिशनली दे रहा है बार बार, हर महीने हर साल जो वो दे रहा है। ओके, एक टाइम के बाद होता क्या है कि एक उधार को पूरा करने के लिए इंसान को क्या लेना पड़ता है, दूसरा उधार। ठीक है, एक उधार को पूरा करने के लिए उसने क्या लिया, ये तो था फर्स्ट लोन, इसके चक्कर में उसको क्या लेना पड़ जाता है, दूसरा लोन। इसको पूरा करने के चक्कर में क्या लेना पड़ जाता है, तीसरा लोन। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो कभी खत्म होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता, और ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ओके, और ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। ठीक है, उधार का जो ये चक्रव्यूह होता है, ठीक है, ट्रैप, जाल, ठीक है, हम उसके अंदर फंस के रह जाते हैं, उधार को पूरा करने के लिए उधार, उसको पूरा करने के लिए एक और उधार, तो ये जो है हम इस पूरे के पूरे इस चक्कर में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। तो फिस्कल डेफिसिट से एक तो ये चीज पता लगती है हमें। ठीक है, अब अगर ओके, अब अगर हमने उधार लिया अपने देश के अंदर, ठीक है, ये तो एक तो वो बात तो चलो फिर भी ठीक है। अब एक टाइम के बाद हमें उधार लेना पड़ता है किसके साथ, किससे,
फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, दूसरे देशों से, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, वो जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बताया था ना मैंने मनी एंड बैंकिंग में। हाँ हाँ तो अगर हम उनसे उधार लेंगे तो हमें उनकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी, तो हम उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। तो उससे हमारी क्या बढ़ जाएगी, फॉरेन डिपेंडेंस, हाँ राइट। अब उनके ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और उनकी जो शर्तें हैं वो हमें माननी पड़ेगी। अगर पता है वो लोग कैसी शर्तें रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको अपना ये रूल हटाना पड़ेगा कि भाई हम आपके देश में इस पर्टिकुलर चीज में 49% ही अपना शेयर लगा सकते हैं। मान लो कोई एक्स चीज है, उसके अंदर हमारी कंट्री ने बोला हुआ है कि कोई भी फॉरेनर अगर काम करता है तो 49% से ज्यादा शेयर उसका नहीं हो सकता, अच्छा राइट। हाँ वो कंट्री कहेगी कि भैया, एक कंट्री कहेगी कि हम IMF कहेगी आपको हम लोन तो दे रहे हैं, बट हमारे IMF के पैनल में जो एक कंट्री मेंबर है उनका ये कहना है कि भैया आपको ये शर्तें हटानी पड़ेगी, आपको हम लोगों को पूरी आजादी देनी पड़ेगी काम करने की। हाँ तो ये क्या हो गई, उनकी इंटरवेंशन, ये क्या हो गई, इंटरवेंशन। ठीक है, दखल अंदाजी। ओके, ठीक है। अब मान लो बोरोइंग्स ना करके हमारी कंट्री कहती है हम तो नोट छपवाएंगे, ठीक है। हाँ हमारी कंट्री में डेफिसिट है और वो डेफिसिट कैसे पूरा करेंगे, नोट छपवा के, हाँ दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। हाँ अब ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसका अपना नुकसान है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, नोट छप गया, मैंने अभी बताया था, नोट छप गया तो मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, हाँ ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सामान का प्राइस बढ़ेगा। हाँ, शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की, हाँ उसकी वजह से क्या होगा, राइज इन प्राइस। प्राइजेज ऑफ गुड्स। तो मतलब ये क्या हो गया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन। हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो ये तो हमने किसकी बात कर रहे हैं हम, इनकी इम्प्लीकेशन की। और इस सब के साथ एक और चीज जो हो जाएगी वो बस क्या हो जाएगी, उसकी और बात कर लेते हैं। वो अगेन सबसे लास्ट पॉइंट ही लिखना है, हमारे एग्जाम में भी आ गया। तो इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई इतना उधार में है हमारा देश, इतना उधार हमको लेना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में तुम अपने खर्चे क्या करोगे, थोड़े से कम करने पड़ेंगे, हाँ राइट। जो तरक्की 1 साल में होने वाली है हो सकता है 2 साल में हो। हाँ तो इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो गई, थोड़ी सी हैम्पर हो गई, मतलब थोड़ी सी खराब हो गई। हो गई। ओके, सो चलो इसको रीड करते हैं। हम्म सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि भैया हमारी कंट्री को कितना, किसी भी गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा। डेट ट्रैप, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें वही वो कह रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है, उसकी वजह से सरकार और लोन लेती है। और किस सिचुएशन में आ जाती है कंट्री हमारी, डेट ट्रैप। ओके, अगर गवर्नमेंट RBI से पैसा लेगी तो RBI नोट छापेगी, ठीक है। उसकी वजह से कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और मनी सप्लाई वर्ड आ गया, देखो। मनी सप्लाई का क्या मतलब था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंट्री में जो पैसा है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंट्री में पैसा है वो बढ़ गया ना, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, राइट। तो मैं सारी चीजें जो जिस सीक्वेंस में करा रहा हूं ना यार, वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है फॉलो करना। ओके, सो हम्म फिर फॉरेन डिपेंडेंस, और लास्ट आ गया क्या हमारा, हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। क्यों, क्योंकि आने वाली जनरेशन पे,
आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर, हर गवर्नमेंट जो करके जाती है उसका काम जो भुगतना पड़ता है किसको पड़ता है, अगली गवर्नमेंट को। हाँ ओके, सो इट अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ ओके, उसके बाद है हमारा क्या, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। वैसे पता है जो सोर्सेज टू फाइनेंस है ना, वो इम्प्लीकेशन से पहले होना चाहिए कायदे से इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट में, क्योंकि अब उसके अंदर पढ़ाने को रह ऐसा नहीं जाता कुछ। मतलब वो कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरा होगा, तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही, या तो तुम आरबीआई से नोट छपवाओगे या फिर तुम उधार लोगे, हाँ है ना। पैसे की कमी है, दो ही तरह से पूरी होगी, या तो उधार लेके होगी या नोट छपवा के होगी। हाँ तो हाँ, तो इसमें वही वो कह रहे हैं सोर्सेस टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक तो क्या है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स दो तरह से हो सकती है, या तो अपने देश के बैंक से ले लो, सरकारी या प्राइवेट बैंक जो हैं, हम्म, ओके, या फिर तुम एक्सटर्नल सोर्सेस से ले लो, दूसरी सरकारों से, दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। हाँ, और दूसरा तरीका है डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि भाई गवर्नमेंट को बोलो कि आप करेंसी छाप दो, और जो वो करेंसी छापेगी उसके बदले तुम कुछ ना कुछ उनके पास गिरवी रखवा दो। हम्म, ओके, उसके बाद ये एक लाइन हाँ लिख रहा है नीचे कि बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड अ बेटर सोर्स। बोरोइंग्स को एक अच्छा सोर्स माना जाता है, क्यों, क्योंकि अगर तुम करेंसी छपवाते हो ना, हाँ करेंसी छपवाने से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है, नहीं है। ठीक है, उबासियां हाँ मत लो। हाँ, मैं पता है फोर्थ क्लास ले रहा हूँ आज की, लगातार अच्छा कॉन्टिन्यूसली 4 क्लासेस ले चुका हूँ मैं, मतलब ले रहा हूँ ये, हाँ 3 दूसरे इंस्टीट्यूट की और एक अपने यहाँ की, आपकी ले हम्म, रहा हूँ जो। हम्म, लग रहा है फिर भी उबासियां ले रहा हूँ कोई मैं। नहीं, हम्म, चलो लास्ट रह गया हमारा छोटा सा, लास्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। हम्म, अच्छा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैं एक बार उसी को लेता हूँ। अभी हाँ वाला जो मेरा एग्जांपल था उसके अंदर क्या था, मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एक बार बताना मैंने कितना लिया था। रिवेन्यू लिया था उसमें 100 था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 लिया था, है ना। हाँ और कैपिटल 50। ठीक है, अब जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो था उस एग्जांपल में 100, हाँ और जो मेरा फिस्कल डेफिसिट आया था उस क्वेश्चन में वो कितना आया था, 20। 20। ठीक है। हाँ हम्म मान लो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन पास्ट बोरोइंग्स ऑफ ₹20। हम्म, मतलब जो मेरे को, मैंने जो पहले बोरो करा हुआ है, ये फिस्कल डेफिसिट जो 20 है, ये तो क्या है, जो मुझे अब बोरो करना पड़ेगा, है ना। हाँ ये तो मेरा क्या है, जो मुझे अब करना पड़ेगा। और ये मैं क्या कह रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 20 रुपए क्या है, जो मेरे को पता है कि आने वाले साल में मुझे अपने पुराने लोनों का चुकाना है ना। हम्म, ये हाँ जो 20 रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, ये मैंने अभी लिया थोड़ी ना, हाँ अभी तो कैलकुलेट किया है, हम्म, राइट। तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो मैं ले रहा हूँ, ये वो है जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है अपने पुराने उधारों का। हाँ ओके, अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ इस पूरी सिचुएशन में मुझे ये पता लग रहा है कि भैया कंट्री को लोन तो लेना पड़ेगा, कंट्री विल हैव टू बोरो हाँ ₹20।
ठीक है, हाँ हाँ बट कंट्री only needs to borrow to fulfill past interest obligations। मतलब आज के लिए, प्रेजेंट में मेरे देश को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे देश की डेवलपमेंट के लिए मुझे एक हम्म, रुपया लोन नहीं चाहिए। मुझे जो उधार चाहिए वो अब सिर्फ और सिर्फ किस लिए चाहिए? मुझे अपने जो उधार चाहिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए अपने पुराने उधारों के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। हाँ ठीक है, हाँ अगर यहीं पर मान लो होता, इसको एक बार ग्रीन कर लेते हैं। लेट से ये तो था क्या, फर्स्ट 20, राइट। अगर यहां पर होता ₹10, हम्म, तो इसका मतलब क्या होता कि कंट्री will have to borrow ₹20, out of which out of which ₹10 will be used for development expenditure। हम्म, मतलब भाई देखो, 20 रुपए का उधार लेना है, हाँ बट 20 रुपए का उधार लेने में से हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट में कितना यूज हो रहा है? 10 अग, क्यों बाकी 10 कहाँ जा रहा है? बाकी बच गया। अरे बच नहीं गया, बाकी मैंने कहा क्या, मैंने ये केस बनाया है, केस 1 केस 2। तो अच्छा बाकी मेरा पुराने उधारों को पूरा करने में जा रहा है। ठीक। तो मतलब मैं 20 रुपए का उधार तो लेने वाला हूँ, बट क्या वो 20 रुपए अपने देश के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ? नहीं। नहीं, वो 20 में से 10 रुपए तो मैं अपने देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बाकी के जो 10 हैं, ठीक है, हम्म, उल्टा पता है, 10 की जगह फिगर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो माइनस करके भी ना सेम आंसर आ जाता है। 10 की जगह लेट से ये लिख देते हैं 5, मतलब या 15। मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, जिसके अंदर 15 रुपए का खर्चा क्या है, पुरानी बोरोइंग्स का। हाँ ओके, तो हाँ मतलब अगर मेरा फिजिकल डेफिसिट 20 रुपए का आया, तो उसके अंदर से हम्म, 15 रुपए तो कहाँ पे जाएंगे? पुराने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और डेवलपमेंट पे कितना इस्तेमाल होगा? 5। 5 रुपए, राइट। तो हाँ ये जो 5 रुपए की तुमने फिगर निकाली, क्या हम्म, हो गया, हैंग क्यों हो गया ये? हाँ, और अच्छा, ये तो हमने बात करी किसकी, सेकंड केस की। हम्म, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, तो फर्स्ट केस के अंदर हम्म, कंट्री का डेवलपमेंट में कितना खर्चा हो रहा है? डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है? आउट ऑफ विच कितना यूज हो रहा है डेवलपमेंट में? 15। पहले केस में भाई, इस वाले केस में 20 हो रहा है। 20 खर्च हो रहा है डेवलपमेंट में। 20 रुपए का डेफिसिट है, हाँ और पुराने उधार भी जो है उनपे इंटरेस्ट भी 20 रुपए का है। तो 20 रुपए का जो तुम उधार लोगे, उसमें से अब डेवलपमेंट पे कितना खर्च कर पाओगे? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा ना। हम्म, सो आउट ऑफ विच ₹0 विल बी used for development expenditure। हम्म, ठीक है, हाँ ये जो 0 तुमने निकाला, हम्म, कैसे निकाला, किसमें से किसको माइनस किया? ये जो टोटल था फिजिकल डेफिसिट उसमें से बोरन वो जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के पास्ट बोरिंग्स। हाँ पास बोरन। ठीक है, ये जो 5 निकाला, ये कैसे निकाला?
ये भी फिजिकल डेफिसिट माइनस जो हम कंट्री में यूज कर रहे हैं, नहीं मतलब जो जो हम, पास्ट बोरोइंग हाँ के लिए यूज कर रहे हैं। राइट, ये जो तुमने निकाला ना 0, और ये जो तुमने निकाला 5, यही कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट हम्म, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और ये कौन से इंटरेस्ट पेमेंट है? इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग्स। पास्ट बोरिंग्स। ठीक है, तो हाँ प्राइमरी डेफिसिट से तुम्हें क्या पता लगता है कि हाउ मच ऑफ द बोरोइंग्स, हाउ मच ऑफ द बोरोइंग्स will be actually used for the development in the country। हाँ प्राइमरी डेफिसिट से तुम्हें क्या पता लगा कि भैया जो उधार लेने वाले हो, उस उधार का कितना पैसा एक्चुअली में हमारे देश में इस्तेमाल होने होता है। वाला है। हाँ समझ आया अच्छे से? हाँ ओके, इसको रीड करते हैं। हम्म, primary deficit refers to difference between fiscal deficit and interest payments on previous borrowings। Okay, हम्म, हम्म, it includes the interest commitments on accumulated debts, मतलब जो डेट्स अब तक इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट ये दिखाता है कि किस हद तक हमारी गवर्नमेंट को पुराने इंटरेस्ट ने कंपेल कर दिया है कि और उधार लेना पड़े। हाँ ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट से हमें क्या पता लगता है? पहली चीज, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, मतलब कितना पैसा जो गवर्नमेंट बोरोइंग का है वो इंटरेस्ट के अलावा इस्तेमाल होगा। हाँ ओके, और दूसरा पॉइंट भी लगभग सेम ही चीज कहता है, जबरदस्ती का है। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज कि भाई पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी कितनी है। हाँ राइट, तो हम्म, अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम है या फिर 0 है, उससे पता लगता है कि पुरानी इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ने हमें मजबूर कर दिया बोरो करने के लिए, वरना तो हम आज की डेट में उतना तो कमा ही रहे हैं जितना खर्चा हमें करना है। हाँ ऑल राइट, हम्म, अच्छे से समझ आए तीनों चीजें? हाँ ओके, तो ये, तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है? फिनिश हो हाँ, जाता है। हम्म, ऑल राइट, ओके देन, बाय बाय, अगले चैप्टर में मिलते हैं अब।